हेलो ऑल, प्रियांशु निगम दिस साइड। आज 6 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में जेई मेन का पेपर हुआ, 6 अप्रैल 2023। तो वो पेपर मेमोरी बेस्ड रिटेंशन उस पेपर का किया गया और इसके मैथमेटिक्स पार्ट के पहले 10 सवाल आप लोगों से डिस्कस किए जा चुके हैं। आगे के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे और डिस्कस कर रहा हूं। तो टोटल 21 क्वेश्चंस रिट्रीव हो पाए हैं बच्चों से। पता चल के कि भाई किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन याद था, किसी को कोई क्वेश्चन याद था। तो हो सकता है कि कहीं पे कुछ डेटा मिसमैच हो, बट मोर और लेस क्वेश्चन का जो प्रारूप है, जो पैटर्न है, वो वही का वही आपको देखने को मिलेगा। तो ये उन सभी बच्चों के लिए जो आज एग्जाम दे के आए हैं, उनके लिए भी डेफिनेटली एक अपना चेक बनता है कि भाई कितने सवाल सही हुए और कितने नहीं हुए। और जिनके आगे आने वाले दिनों में जेईई मेन का पेपर है, उनके लिए भी काफी फ्रूटफुल डिस्कशन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11, जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। तो 11th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इमेज ऑफ पॉइंट P अबाउट दिस प्लेन। ये प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है, इज Q। तो देखो, एक तो पॉइंट P हो गया और P की फिर मैंने इमेज निकाली इस प्लेन के अबाउट, तो Q इमेज है और R पॉइंट एक आपको दे रखा है। तो PQR से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो देखा जाए तो P पॉइंट तो आपको ऑलरेडी पता है, R भी पता है। अगर Q निकाल लिया तो आपका काम बन जाएगा। तो मैं यहां पर अगर आपने Q पॉइंट निकाल लिया तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि R पॉइंट तो पता ही है और P भी पता है। तो मैंने यहां पे P पॉइंट लिया 1 2 3, ये देखिए। और आपके पास जो प्लेन की इक्वेशन है ये है 2x माइनस y प्लस 3z इक्वल्स टू 2, राइट। तो अपन ने इसकी इमेज निकाली, ये इमेज यहां पे आ गई। कुछ बच्चों को इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होता है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं, आप पीआई की इक्वेशन निकाल सकते हैं। पीआई एक लाइन है, तो पीआई की इक्वेशन कितनी आएगी, x माइनस 1 और y माइनस 2 और z माइनस 3। ये देखिए, ये आपका पीआई। और डीआर अगर देखें लाइन के, तो वो क्या होंगे, जो प्लेन के कोफिशिएंट्स हैं XYZ के, मतलब कि 2 माइनस 1 और 3। ये मेरी पीआई की इक्वेशन आ गई। तो अगर मैं इसको लैम्डा से इक्वेट कर दूं तो मुझे इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट मिल जाएगा। और अगर अपन ये वाला पॉइंट निकालने का प्रयास करें, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो जनरल पॉइंट को अपन प्लेन में डाल देते हैं। तो देखिए ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ x। x की जगह कितना आएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। माइनस y की जगह कितना आएगा, 2 माइनस लैम्डा, ये देख लीजिए। और प्लस 3z, z की जगह कितना आएगा, 3 प्लस 3 लैम्डा, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू 2। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4 लैम्डा और 5 लैम्डा और 9 लैम्डा, मतलब कितना हो गया, 14 लैम्डा, राइट। और कांस्टेंट कितना हो गया, 2 नलिफाइड हो गया और 9 बचा, तो 9 इधर गया तो -7। तो लैम्डा आपको मिल गया, कितना आ गया भाई लैम्डा, -1/2, ठीक है। जैसे ही लैम्डा आया तो जो ये 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, 1 प्लस 2 लैम्डा, या फिर ये 2 माइनस लैम्डा, या ये देखें ये वाला 3 प्लस 3 लैम्डा, ये ही हमारे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर आप यहां पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें -12, तो देखिए ये वाला पॉइंट कितना आ गया, 0। और लैम्डा यहां पे -12 रखेंगे तो ये हो गया 5/2। ये देखिए लैम्डा -12 यहां रखेंगे तो 3 माइनस 3/2, दैट इज 3/2, ठीक है। तो अगर आप इमेज का कोऑर्डिनेट देखें तो देखिए 1 0, तो फिर ये -1 आएगा, 2 5/2 तो ये 3 आएगा, 3 3/2 तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो ये -1 3 0, ये आपके पास इमेज आ गई। मतलब कि एक्चुअली इसको I ना बोल के Q बोल देते हैं एज पर द क्वेश्चन। अब आपके पास बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया ये। देखिए ये आपके पास एक पॉइंट P पॉइंट है 1 2 3, और एक आपके पास Q पॉइंट है -1 3 0, और एक ये पॉइंट R है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 10 और 12।
ठीक है, और ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का एरिया अपने को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन QR और QP वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और उसका हाफ कर देंगे मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो क्रॉस निकालने के लिए देखिए मैंने लिखा IJK। तो पहले मैं QR वेक्टर लिख रहा हूं, देखिए कितना आएगा 5I कैप, फिर 7J कैप और 12K कैप। ठीक है, फिर QP वेक्टर लिखते हैं, तो 2I कैप माइनस 1J कैप प्लस 3K कैप। ठीक है, देखिए यहां पर अगर आप नेट वेक्टर देखें तो ये कितना आ गया अपने पास 21 प्लस 12, यानी कि आप लिख सकते हैं 33I कैप। फिर J कैप के साथ देखिए 15 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा 9J कैप। और K कैप के साथ देखें तो -5 माइनस 14, यानी कि -19K कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये अपने पास आएगा √33 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर और प्लस 19 स्क्वायर 361। ठीक है, और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना ना भूले। ठीक है, क्योंकि ये आपको एरिया दे देगा ट्रायंगल का। ठीक है, 33 स्क्वायर निकाल लो यार, कितना हो जाएगा 33 स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 33 इंटू 33, तो ये कितना आ गया 99 और 9 पीछे से आ गया 108, तो 1089 आ गया है ना, 1089। और उसमें आप ये कितना हो जाएगा 360 और 80, तो 442 को अपन ऐड कर देते हैं। देखिए कितना आ गया 1531। ठीक है, तो √1531 डिवाइडेड बाई 2, तो ये देखिए आपका पहला ऑप्शन यहां पे फिट हो जाता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी क्वेश्चन था। देखा जाए तो आपको क्वेश्चन में ये सब एरिया भी पूछ लिया गया, एक छोटा सा कंसेप्ट, इमेज भी आपसे निकलवा ली गई है ना, तो 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट्स इंक्लूड हो गए। ठीक है, ओके, फिर आते हैं अपन इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें लिखा है सर्किल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट टचेस बोथ द एक्सेस एट A एंड B। ठीक है, तो देखो भाई ये कहानी कुछ ऐसी होगी कि ये हमारे पास एक सर्किल हो गया। ठीक है, ये दोनों एक्सेस को A और B पे टच कर रहा है, मुझे पता नहीं है A कहां है B कहां है, तो ठीक है कहीं भी ले लो। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन सर्किल टू कॉर्ड AB इज इक्वल टू 11। ओके, मतलब आपसे क्या कहा गया है, ये आपके पास AB कॉर्ड हो गई और ये कोई पॉइंट P पॉइंट है अल्फा बीटा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ आपको 11 दे रखी है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो अगर मैं सर्किल की इक्वेशन लिखूं, तो चूंकि सर्किल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी x माइनस आर का होल स्क्वायर है ना, प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब मैंने कहा अगर इसकी रेडियस r है तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट भी r, r होगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को अल्फा बीटा बैलेंस करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अपन यहां पे इसको एक्सपांड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ry, ठीक है, और प्लस 2r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये देखो भाई एक आपके पास ये सिंपल सी कंडीशन आ गई कि अल्फा बीटा सर्कल के ऊपर है, तो सर्कल के इक्वेशन को बैलेंस करेगा। अब अपन ने अल्फा बीटा से इस ए बी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो देखो यार ये जो ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा r0 और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0r। तो अगर आप ए बी की इक्वेशन निकालेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आर आ जाएगी, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू आर। अब मैंने इस लाइन पे अल्फा बीटा से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो अगर परपेंडिकुलर की लेंथ देखें तो वो आएगी अल्फा प्लस बीटा माइनस आर अपॉन √2। वैसे मुझे मॉड लगाना चाहिए लेकिन मैं लगा नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर आप 0 को देखें तो 0 को अगर इस लाइन पे रखते हैं, लाइन के लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन में, तो ये माइनस आर आता है जो कि नेगेटिव है, क्योंकि आर तो मैंने सर्कल की रेडियस ले रखी है। तो निश्चित तौर पे जब अल्फा बीटा को रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अल्फा बीटा और ओरिजिन दोनों ही इस लाइन के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, तो ठीक है पॉजिटिव आएगा तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। और ये आपको 11 दे रखा है। ठीक है, तो बस अब आप यहां से √2 को राइट साइड लेके और स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो देखो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस
11√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए, और ये कितना आ गया अपने पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 242 प्लस 2r इंटू 11√2। देखिए ये इक्वेशन आ गया, और इस जगह आपको चूंकि अल्फा बीटा निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है ना, वो अपन यहां पे यहां से निकाल के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई इस जगह से अपन वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, यहां से देखिए कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2r, इस सबको राइट साइड ले जाइए, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आएगा, वो अल्फा प्लस बीटा यहां से आप देख सकते हो 11√2 प्लस r आएगा, 11√2 प्लस r, है ना, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2r इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस r स्क्वायर। ये देखिए ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया, प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू यही सेम क्वांटिटी r स्क्वायर प्लस 242 प्लस 2√2 और इंटू 11r। ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो भाई ये आएगा 2r इंटू r, 2r स्क्वायर में से r स्क्वायर को माइनस किया, r स्क्वायर बचा, वो इससे कैंसिल आउट हो गया। यहां पे देखिए 2r इंटू 11√2 आ रहा है, उधर भी 2r इंटू 11√2 आ रहा है, ये भी नलिफाइड हो गया। तो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 अल्फा बीटा 242 आ गया, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू 121 आ गई। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था। अच्छा, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर एक फंक्शन आपको fx दे रखा है विच इज इक्वल टू, यहां पर ये कहीं भी मेंशन नहीं है, बट ये जो ब्रैकेट लगे हैं ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात चल रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और जो a है ना, वो क्वेश्चन में आपको एक इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, एक इंटीजर दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये काफी जल्दी में सारे टाइप हुए हैं, और क्योंकि बच्चों से पूछा जाता है फिर तुरंत टाइप होते हैं, तुरंत सॉल्यूशंस बनते हैं, जिससे बच्चों के पास तक बहुत जल्दी पहुंच सके ये क्वेश्चंस। तो देखिए यहां पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और a इंटीजर है, तो आपको बताना है कि ये फंक्शन 0 से पाई में कितने बार नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो देखो यार, जिन बच्चों को इसमें ग्राफ बनाना आता है वो इसको बिल्कुल सेकंड्स में निपटा सकते हैं। सबसे पहले तो आप a को बॉक्स के बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि a एक इंटीजर है। ठीक है, अब अगर आप बॉक्स 13 sin x का ग्राफ बना लें तो आपका काम बन जाएगा। देखो भाई 13 sin x का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, ये 0 और ये जो पीक वैल्यू है ये कितनी आएगी, 13 आएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको पता है बॉक्स का जो ग्राफ है वो वहां ब्रेक होगा जब 13 sin x इंटीजर होगा। तो आप देखिए 13 sin x इंटीजर कब होगा, ये एक बार 1 हो रहा होगा यहां पे कहीं, ये 2 हो रहा होगा, ये 3 हो रहा होगा। तो ग्राफ आपके कहां टूटेंगे, 1 2 3 4, फिर ऐसे 12 पे भी टूटेगा। तो देखो आप देख सकते हो कि यहां पे 0 और पाई पे तो डिस्कशन करना नहीं है, तो इन बिटवीन 1 से लेके 12 बार ये ग्राफ टूटा, यहां पे भी ग्राफ टूटेगा, है ना, 13 पे, और फिर 12 बार यहां भी टूटेगा। तो 12 प्लस 12 और प्लस 1, तो इन टोटल 25 पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे ग्राफ टूट जाएगा, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा, डिसकंटिन्यूअस भी होगा ऑब्वियसली, राइट। तो एक ग्राफ पे बेस्ड बहुत ही साधारण सा सवाल। फिर देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि देखो यहां पे लिखा भी हुआ है ना, कि हो सकता है डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, क्योंकि कई बार बच्चे बताते हैं हो सकता है यहाँ पे 2 3 - 2 हो, बट जैसा कि मैंने कहा कि आपको प्रारूप जो क्वेश्चन का है वो बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ABCD ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं और ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। तो आपको ये बताना है सिग्मा के अंदर ये लैम्डा, मतलब कुल मिला के आपको यहां से लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है और फिर वो सिग्मा तो निकल ही आएगा। तो देखो यार, अगर 4 पॉइंट्स आपके पास कोप्लेनर है, आपको पता है 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनेंगे। आप कह सकते हैं एक वेक्टर में AB बना सकता हूं, एक AC बना सकता हूं, एक AD बना सकता हूं। और अगर ये 3 वेक्टर
कोप्लेनर होंगे तभी वो 4 पॉइंट्स भी कोप्लेनर है। ठीक है, तो 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं? जब इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आएगा, है ना, कोप्लेनरिटी कंडीशन है। बॉक्स प्रोडक्ट के लिए अपन क्या कर सकते हैं? सिंपल डिटरमिनेंट निकालिए। तो आप डिटरमिनेंट निकालिए तो पहले ए बी वेक्टर लिख दीजिए। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा? -1 लैम्डा -1 ये देखिए, ये आपका ए बी वेक्टर हो गया। फिर ए सी वेक्टर को लिखते हैं। तो ए सी वेक्टर देखिए कितना आएगा? लैम्डा -1 0, राइट। फिर अपन लिखते हैं एडी वेक्टर। तो एडी वेक्टर कितना आएगा? मैं जरूरी नहीं है आप एडी लिखो, है ना, आप कोई और भी लिख सकते हो, बट एक ही पॉइंट से जब इनिशिएट करते हो वेक्टर्स लिखते हैं तो सब डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं, है ना, सब फंडामेंटल वेक्टर्स होते हैं। तो एडी वेक्टर को अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 1 1 एंड -3। ठीक है, ये देखिए, और अब अपन इसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगर इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपांड कर दें तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। देखिए कितना आएगा एक्सपेंशन? जैसे -1 के साथ एक्सपांड करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि -3 हो गया। ठीक है, फिर माइनस लैम्डा -1, और लैम्डा -1 के साथ प्रोडक्ट क्या आएगा? ये तो खत्म हो गया। ये देखिए कितना आएगा? -3 लैम्डा। तो ये -3 लैम्डा हो गया। सिंपल डिटरमिनेंट एक्सपेंशन है। फिर प्लस इस -1 के साथ क्या आएगा? देखो भाई, ये आएगा लैम्डा +1। तो लैम्डा +1 इक्वल्स टू 0। काफी सिंपल सवाल, सिंपल कोप्लेनरिटी आपको पता है और आप सॉल्व कर लेंगे। देखो ये कितना हो गया? -3, और ये बनेगा प्लस, कितना आएगा भाई? माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा लैम्डा -1 बराबर 0। देखो ये अपने पास बना 3 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, और -4 इज इक्वल टू 0। इसमें आसानी से आप फैक्टर्स कर पा रहे हैं। तो यहां से ये हो गया 3 लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा +2 लैम्डा -4 इक्वल्स टू 0। तो आप देखिए, एक तो लैम्डा की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है और दूसरी -2/3 दिख रही है। ठीक है, तो ये लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई। ये जो 2 वैल्यूज आपको मिल गई, तो आपको सिग्मा निकालना है। तो एक बार आप लैम्डा को 2 रख दीजिए। तो देखिए ये हो गया 2 + 2 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 16। और एक बार आप लैम्डा को -2/3 रख दीजिए। तो 2 - 2/3 कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 2/3 4/3, और स्क्वायर किया तो 16/9। तो इसमें 16/9 ऐड कर दीजिए। देखिए ये आपके पास कितना आ गया? 160/9। 160/9 यानी कि आपका ये थर्ड ऑप्शन फिट हो गया। ठीक है, तो देखो सिंपल क्वेश्चन था, कोप्लेनरिटी पता है और आप सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। ओके, फिर आइए इस 15th क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यहां पे भी ये यहां पे कहीं लिखा नहीं है, मैं आपको लिख देता हूं कि ये जो है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जेईई मेन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैसे तो कम देखने को मिलता है। इवन कई बार ऐसा लगता है कि जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं, वो मेनली जो है एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं। बट इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखने को मिला है। जो पिछला क्वेश्चन अभी अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिस्कस किया, वो तो थोड़ा ठीक ठाक भी था। हाँ, ये काफी आसान सवाल है, बट ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पता तो होना चाहिए। तो देखिए यहां पर आपके पास ना एक तो ये इनइक्वालिटी है और एक ये इनइक्वालिटी है। आपको क्या बताना है? आपको क्या बताना है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब जो सॉल्यूशंस हैं उनमें कौन किसका सबसेट है। तो अगर अपन पहली इनइक्वालिटी को देखें तो चूंकि 6 और 3 इंटीजर्स हैं तो उन्हें आप बाहर निकाल सकते हैं जीआईएफ के। तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी 2 बॉक्स एक्स, और 9 को अगर अपन इस तरफ ले जाएं तो लेस देन इक्वल टू -2, ये देखिए। ठीक है, या फिर बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? -∞ से 0, ओपन 0 रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 0 के जरा सा भी पीछे जाएंगे तो बॉक्स -1 आ जाएगा, राइट। अच्छा, फिर आइए आप इस इनइक्वालिटी को देखिए। तो चूंकि ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है, बट जो बेस है वो 3 है, विच इज मोर देन 1, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 3x को यहां ले आते हैं तो 8x इज लेस देन 8, या फिर x इज लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू आ गई -∞ से 1, अगर आप इस तरीके से लिख दें, राइट। ये देखिए, ये आपके दोनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन आ गए। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि अपन पहली इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को सपोज अपन ने सेट ए बोला और इसको अपन ने सेट बी बोला।
तो अब आप देख लीजिए, इसमें क्लियरली विजिबल है कि दिस ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए ये 0 तक आ रहे हैं, इसमें 1 तक आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड डेफिनेटली ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इंटरसेक्शन बी फाई है, ये कहना गलत होगा क्योंकि इसमें तो कॉमन आ रहा है। और ए यूनियन बी रियल नंबर से, ये भी गलत है क्योंकि 1 से इंफिनिटी तो छूट रहा है, राइट। तो ये देखिए काफी सिंपल 2 इनइक्वालिटीज आपको दी गई थी। फिर आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए इसमें हाइट ऑफ टावर, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आपको कई बार पास्ट में भी जेईई मेन के अंदर देखने को मिले हैं। प्रॉपर 10th क्लास के सवाल होते हैं ये। 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस जो आप पढ़ते हैं बस वही यहां पे भी देखते हैं। बस हाँ, कभी कभी कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे 10th क्लास में वो स्टैंडर्ड एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ही चलते हैं। बट आप 11th 12th में बात करते हैं तो वो फिर वो 75 डिग्रीज, 22.5 भी दिए जा सकते हैं, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक टावर है ए बी, उसकी हाइट 30 मीटर है और 20 फुट ऑफ टावर, है ना। मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस। देखो ये आपका टावर है यहां पे और ये ए बी टावर हो गया। इसकी हाइट आपको दे रखी है 30, राइट। अच्छा, अपन क्या कर रहे हैं, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, फ्रॉम अ पॉइंट सी, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट सी है ग्राउंड पे। यहां से अपन ने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, तो देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, 60 डिग्री। आप देख लो भाई 60 डिग्री दिया है। जैसे ही 60 डिग्री आया, देखा जाए तो मुझे बीसी की लेंथ पता चल गई। बीसी मुझे दिख रहा है कि ये 30/√3 हो जाएगा, है ना, 30/√3। या फिर अगर आप इसको 10√3 लिख दें तो भी कोई बुराई तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़िए, क्या लिखा है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फ्रॉम अ पॉइंट डी, है ना, विच इज x मीटर अबव c, ठीक है। मतलब यहां से अपन कितना ऊपर आते हैं, x ऊपर आते हैं, ये आपका पॉइंट d है, ठीक है। तो यहां से अपन जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं a पॉइंट का, मतलब कि अगर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो ये वाला जो एंगल है ये 15 डिग्री ही रहता है, ठीक है। तो आपको क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया बताना है। देखो एबीसीडी क्लियरली ट्रेपीजियम दिख रहा है और इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाई 2। तो देखो ये तो आपका 30 हो गया और ये x हो गया, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाई 2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 10√3, क्लियरली देख सकते हैं। तो द ओनली टास्क इज टू फाइंड x। इस बार ऐसा कई क्वेश्चंस में देखने को मिल रहा है अपने को कि कुछ छोटी सी चीज और ऐड कर दी, है ना। नहीं तो यूजुअली x बताओ ये पूछा जाता था, बट हाँ एक चीज और, x के बाद आप एरिया बताइए, ठीक है। तो x निकालने के लिए अगर आप ये हाइट h मान लेते हैं, कौन सी, ये यहां से लेके यहां तक की, तो अपना x निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा, आप देख लिए 10-15 डिग्रीज। 10-15 डिग्रीज को आप 60 - 45 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। ये देखिए ये आपका 10-15 हो गया। दिस इज इक्वल टू h अपॉन ये देखिए कितना है, 10√3 है, ठीक है, 10√3। तो देखिए यहां से अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, तो देखिए नीचे a² - b² 2 हो जाएगा और ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 4 - 2√3, राइट। ये देखिए, या फिर यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 5 10, 5√3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20√3 - 30, ये आपका h आ गया, ठीक है। अब आपको अगर ये चाहिए तो आप 30 में से h को माइनस कर दीजिए, तो ये आपको x मिल जाएगा। 30 में से इसको माइनस करिए, कितना आया, 60 - 20√3, ये आपका x आ गया। इस x की वैल्यू को आप यहां रख दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहां पे वैल्यू पुट की तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपको 600 × √3 - 1 एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करना है बस आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ये मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसा कि हमेशा का ट्रेंड है कि आपको एक सवाल देखने को जरूर मिलता है मैथमेटिकल रीजनिंग का, कभी कभी नहीं भी मिला है, बट हाँ आप कह सकते हैं मोस्टली मैथमेटिकल रीजनिंग का एक सवाल देखने को मिलता है। तो आपको यहां पर इस स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, देखो एक तो ऑप्शन है आपके पास कि आप ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप वेन डायग्राम देख सकते हैं। तो देखो अपन वेन डायग्राम देख लेते हैं, है ना, वेन डायग्राम देख लेते हैं। देखो आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे करिए, है ना। एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं आप कि आप PQR का कुछ वैल्यूज ले लें, है ना, और एलिमिनेट कर लें ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करिए।
ये देखिए ये पी क्यू और आर, ठीक है, मान लीजिए ये है। तो यहां पे आपसे कहा गया है कि P इंप्लाइज Q और R इंप्लाइज Q। तो पहले तो अपन देखते हैं P इंप्लाइज Q, है ना, ये कौन सा रीजन होगा। तो P इंप्लाइज Q फॉल्स कब होता है ना, फॉल्स कब होता है। अगर ये देखें तो P इंप्लाइज Q, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, मतलब P के अंदर और Q के बाहर, तो P के अंदर और Q के बाहर, तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन यहां पे P इंप्लाइज Q फॉल्स होगा, ठीक है, फॉल्स होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद अगर R इंप्लाइज P को देखें तो ये फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स तब होगा जब R ट्रू होगा, यानी कि R के अंदर और Q के बाहर। तो R के अंदर और Q के बाहर, यानी कि ये वाला रीजन, देखिए ये, ठीक है, ये वो रीजन है जहां पर ये फॉल्स होगा, ठीक है। अब और है, ठीक है, अपने को क्या चाहिए था, एक्चुअली अपन ने फॉल्स कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, हमें क्या चाहिए था, ए यूनियन बी। हमने अभी क्या निकाला है, ए डैश और बी डैश। भाई हमने देखा ये फॉल्स कब है, इसका कॉन्ट्रडिक्शन, ये फॉल्स कब है, बी डैश। अच्छा, ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट देखें, ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट देखें, तो वो क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये मान लीजिए स्टेटमेंट ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी का अगर आप ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। और ये येलो वाला पोर्शन ए डैश है, रेड वाला पोर्शन बी डैश है। तो अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन आ गया, वो अगर आप देखें तो देखिए ये आपका जो ब्लू वाला रीजन है, ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। और ये जो ब्लू है ना, ये ब्लू एक्चुअली क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान दीजिए कि ये जो ब्लू है ये हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ऑप्शंस में किसका कॉम्प्लीमेंट यही आएगा, है ना। तो चलिए पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखें, ये देखिए, तो ये आपका P, ये Q और ये R। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, P एंड Q इंप्लाइज R। तो ये फॉल्स कब होगा, भाई इसका अपोजिट फॉल्स देख रहे हैं, एक्चुअली अपन शेड किसे कर रहे हैं, फॉल्स को, है ना। तो ये फॉल्स तब होगा जब आप P और R दोनों के अंदर होगे और Q के बाहर होगे। तो P और R दोनों के अंदर और Q के बाहर, यानी कि ये वाला रीजन, ये देखिए, मतलब बहुत क्लियरली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है ना, इसको भी अपन ने देखा, ये फॉल्स कब होगा, जब आप यहां पे होगे, और फर्स्ट ऑप्शन भी फॉल्स कब होगा, जब आप यहां होगे। और दोनों ही आपको बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहे हैं, मतलब अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फिट हो गया। तो देखो, ये वेन डायग्राम से आप थोड़ा आसानी से कर सकते हैं चीजों को। अदरवाइज आप ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि आपने PQR को TTF TFT वगैरह लेकर के और कर लिया, ठीक है, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, राइट, ओके। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो देखो भाई, इसमें लिखा हुआ है फॉर 2 ग्रुप्स। अब देखिए ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, ये भी आप देखते हैं कि स्टैट्स भी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि लगभग हर साल एक सवाल आपको स्टैट्स का मिलेगा। इस बार तो जेईई एडवांस के अंदर भी इसका कुछ फ्लेवर आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, फॉर 2 ग्रुप्स ऑफ 15 साइज ईच, मतलब दोनों ही ग्रुप्स का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 15 है, ठीक है। मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज दिस एंड सेकंड ग्रुप हैज मीन दिस एंड वेरिएंस दिस। कंबाइंड वेरिएंस आपको दे रखा है, तो आपको वेरिएंस बताना है सेकंड ग्रुप का, राइट। तो देखिए, अगर अपन बिल्कुल एलिमेंट्री बेसिक से सोचें कि मान लीजिए ये आपका पहला ग्रुप है A, यहां पे 15 एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं ये एलिमेंट्स हैं A1 A2 ऐसे जाते हुए A15 तक। और यहां पर ये आपका दूसरा ग्रुप है, इसमें एलिमेंट्स हैं B1 B2 ऐसे B15 तक, ठीक है। आपको देखिए पहले ग्रुप का मीन दे रखा है, मीन दे रखा है, यानी कि अगर आप सिग्मा AI निकालेंगे और बाई 15 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा। देखिए पहले ग्रुप का मीन कितना है, 12 है, तो दिस अपॉन 15 इज इक्वल टू 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 180, है ना, सिग्मा AI आपका 180 आ गया। अच्छा, अगर आप पहले ग्रुप का वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस कितना आएगा, सिग्मा AI स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, है ना, मीन का स्क्वायर। तो मीन आपको कितना दिया हुआ है, 12, तो 12 का स्क्वायर दैट इज 144,
ये आपका वेरिएंस आ गया, ठीक है। और ये वेरिएंस आपको कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो ये आपका यहां से सिग्मा AI स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, 144 प्लस 14 158, तो 15 इंटू 158, ये देखिए, ठीक है, ये आपका सिग्मा AI स्क्वायर निकल के आ गया। अच्छा, अब ये जो सेकेंड ग्रुप है इसका आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका जो मीन है वो 14 है ना, सेकेंड ग्रुप का जो मीन है वो 14 है, वेरिएंस नहीं पता है, तो इसका मीन अगर 14 है तो अगर आप सबका सिग्मा करेंगे तो सिग्मा BI अपॉन 15, तो वो 14 आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 14, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 15 इंटू 14 210, ठीक है, 15 इंटू 14, ठीक है, 210। अच्छा, तो अब अगर मैं कंबाइंड है ना, कंबाइंड मीन निकालता हूं और कंबाइंड वेरिएंस निकालता हूं, क्योंकि अगर मुझे कंबाइंड वेरिएंस निकालना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कंबाइंड वेरिएंस, तो उसके लिए कंबाइंड मीन भी चाहिए। तो मान लीजिए अपन ने दोनों प्रकार के डेटा को CI कह दिया है ना, CI मतलब वो AI और BI दोनों को कवर कर रहा है, तो इसका जो वेरिएंस होगा वो कितना होगा, सिग्मा CI का स्क्वायर अपॉन n, नंबर ऑफ डेटा कितना हो गया, 30 हो गया, माइनस कंबाइंड मीन का स्क्वायर, ये देखिए, ठीक है, ये आपका वेरिएंस आ गया ओवरऑल, मतलब दोनों ग्रुप्स को मिक्स करने के बाद। और ये क्वेश्चन में कितना दिया है, 13 दिया है। तो सबसे पहले तो ये चीज कैलकुलेटेबल है, बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। कैसे भाई, C बार कंबाइंड मीन कितना होगा, देखो भाई यहां पे 15 साइज है, पहले का मीन 12 है, दूसरे का 14 है, तो आप बहुत कंफर्टेबली देख सकते हैं, पहले सबका सम 180 है, इनका 210 है, तो अगर आप ओवरऑल मीन निकाल रहे हैं तो इन सबको ऐड कर दो, तो आपको कितना मिलेगा, 390 और डिवाइडेड बाई 30 कर दीजिए, तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 13 आ जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 169 को अगर इस तरफ लेके जाते हैं तो ये आपके पास हो गया 182, ठीक है, और 30 को भी आप उठा के यहां ले आइए। अब देखो ये जो सिग्मा CI स्क्वायर है, इसमें क्या होगा, सभी टर्म्स स्क्वायर होके समअप होंगे, तो ये एक्चुअली सिग्मा AI स्क्वायर प्लस सिग्मा BI स्क्वायर है। तो सिग्मा AI स्क्वायर आपको ये लिखा हुआ है, तो देखिए आप यहां से सिग्मा BI स्क्वायर कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ये कितना आ गया आपके पास, 182 इंटू 30 माइनस सिग्मा AI स्क्वायर जो कि ये लिखा हुआ है 158 इंटू 15, यहां से आप कंफर्टेबली 30 पहले तो कॉमन निकल रहा है, 30 कॉमन निकाल लो भाई, ये कितना आ गया, 182 आ गया, और यहां पे 30 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये 79 आ गया, 182 में 79 को माइनस करेंगे तो आपको 103 मिल जाएगा, राइट। तो 103 इंटू 30 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3090, 103 इंटू 3 है ना, तो 309 हो गया और एक 0 और हो गया, ये देखिए सिग्मा BI स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या चाहिए था, इसका वेरिएंस, देखो वेरिएंस इसका अगर आपको निकालना है तो वो क्या आएगा, सिग्मा BI स्क्वायर बाई 15 माइनस मीन का स्क्वायर, और इसका मीन आपको कितना दिया हुआ है सेकंड वाले ग्रुप का, 14, तो 14 स्क्वायर। सिग्मा BI स्क्वायर देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो अगर आपने इसको 15 से डिवाइड किया है ना, 15 से डिवाइड किया तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 206 माइनस 14 का स्क्वायर अगर आप करते हैं, 14 का स्क्वायर है ना, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, 14 स्क्वायर 196, देखिए ये 196 आ गया, ठीक है। तो देखिए ये 206 माइनस 196, इसका नेट वैल्यू 10 आ गया, तो आपको यहां पे वेरिएंस चाहिए था सेकंड ग्रुप का, तो देखिए आपका वेरिएंस 10 आ गया। तो देखो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं है ना, जब भी यहां इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं, तो जब भी अपन स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो इसमें ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको एक ग्रुप दिया गया है, फिर दूसरा ग्रुप दिया गया है, फिर ज्वाइंट मीन निकालिए, ज्वाइंट वेरिएंस, ज्वाइंट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत कॉमन सवाल है। तो उन्हीं में से एक बिल्कुल साधारण सवाल, कैलकुलेटिव है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको थीम पता है तो आप आसानी से नेल डाउन कर सकते हैं। ओके, तो मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपेपिड विद एजेस अलोंग XYZ एक्सिस
हैज लेंथ ऑफ 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। देखो यार, रेक्टेंगुलर पैरेललोपेपिड का मतलब कुछ भी नहीं, क्यूबॉइड है ना। तो जैसे जिस रूम पे आप बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उस रूम को देखिए, आपको एक क्यूबॉइड जैसा नजर आ सकता है शायद, है ना। तो उसमें आपको साइड्स दे रखी हैं 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल आप लोग यूज करते हैं, बॉडी डायगोनल केमिस्ट्री के अंदर भी आप एफसीसी बीसीसी के अंदर बॉडी डायगोनल यूज करते हैं, उसी बॉडी डायगोनल की बात हो रही है। फ्रॉम वन ऑफ द एजेस पैरेलल टू जेड एक्सिस विच इज एस्क्यू टू डायगोनल। एस्क्यू टू डायगोनल मतलब इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो देखो, अगर आप इसमें एक डायग्राम बनाने की सोचें तो ये कुछ ऐसी कहानी बन जाएगी। देखिए, ये देखिए, अपन कुछ इस टाइप से एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ये देखिए, है ना, ये आपका एक क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये आपका सपोज ओरिजिन है, ठीक है। और अपन ने क्या किया कि इसको बोला एक्स एक्सिस सपोज, और ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये जो ऊपर जा रहा है ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अब देखो, जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आप ये वाली ले सकते हैं। आप देखिए ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन आप जेड एक्सिस के पैरेलल ले सकते हैं। इसके लिए आप अगर आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो देखो, जैसे कि आपको यहां पे लिखा हुआ है कि 3, 4, 5 साइड लेंथ है, तो अपन बोल देते हैं एक्स की डायरेक्शन में 3, वाई की डायरेक्शन में 4, जेड की डायरेक्शन में 5। तो अगर आप इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आप यहां कैसे पहुंच रहे हो? आप पहले एक्स में ट्रैवल कर रहे हो, फिर वाई में ट्रैवल कर रहे हो, जेड में ट्रैवल नहीं कर रहे हो। तो कितना कितना ट्रैवल कर रहे हो? 3, 4 और 0। और अगर आप इस वाले पॉइंट की बात करें तो देखो, इसके लिए आप कैसे पहुंचोगे? पहले 3, फिर 4 और फिर 5। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 3, 4, 5, राइट। ये वाला पॉइंट हो गया 3, 4, 5, ठीक है। तो ये एक साइड आ गई अपनी। अच्छा, अब अपन बॉडी डायगोनल बनाते हैं जो कि इसको इंटरसेक्ट ना कर रहा हो, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल आपको पता है कि आप इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करिए तो ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है। या फिर अपन इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो भी वो बॉडी डायगोनल होगा, ठीक है। तो अपन कोई भी एक बॉडी डायगोनल बनाते हैं जो इसको इंटरसेक्ट ना करे। तो मान लो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 3, 0, 0। और एक मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो जब आप इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे तो वो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये वाला पॉइंट कितना होगा? एक्स में तो आप मूव करोगे नहीं, वाई और जेड में मूव करोगे, है ना। वाई और जेड में मूव करोगे तो देखो कितना आएगा? 0, 4, 5। ये देखिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, देखो क्या लिखा है। अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपेपिड विद एजेस अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस हैज लेंथ 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, ये वाला पॉइंट मैंने सपोज P ले लिया और ये वाला पॉइंट Q ले लिया। तो बॉडी डायगोनल मतलब PQ। PQ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है। किससे निकालनी है? फ्रॉम वन ऑफ द एजेस पैरेलल टू जेड एक्सिस। देखिए जेड एक्सिस के पैरेलल ये एज थी, वैसे तो इधर वाली एज भी आ रही है बट ये एसक्यू नहीं है ना, PQ के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है। ये भी एसक्यू नहीं है, ठीक है, इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है PQ और इसके बीच की। तो अपन दोनों लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। तो अगर अपन PQ की इक्वेशन लिखें तो देखिए PQ की इक्वेशन, देखिए PQ की इक्वेशन कितनी आएगी? ये अपने पास आएगा, ये जो लाइन है ये 3, 0, 0 से पास कर रही है, 3, 0, 0 से पास कर रही है, ठीक है। और अगर आप PQ के DRs देखें तो PQ के DR आप देख लीजिए कितने आ जाएंगे। Q में से P को माइनस कर रहे हैं तो ये अपने पास आएगा -3, 4 और 5। ये देखिए, ये आपकी PQ आ गई। इसके बाद मैं ये वाली लाइन लिख देता हूं, सपोज इस पॉइंट को A और इसको B बोल देते हैं। तो अपन AB की भी इक्वेशन लिख सकते हैं, AB की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए AB आप कह सकते हैं ये लाइन जो है कहां से पास हो रही है? 3, 4, 0 से पास हो रही है, ये देखिए। और अगर आप इसके DR लिखेंगे तो देखिए 0, 0, 5 आ जाएंगे क्योंकि ये Z एक्सिस के पैरेलल है, राइट। तो ये अपने पास दो लाइंस आ गई। अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। देखिए एसक्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आपको पता है, फॉर्मूला भी आपको पता होता है। या फिर अगर आप बिल्कुल बेसिक्स से जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं, ये दो आपके पास एसक्यू लाइंस हैं। तो आपने देखा पहली लाइन आपकी कहां से जा रही है? पहली लाइन जा रही है 3, 0, 0 से, ठीक है। और दूसरी लाइन आपकी कहां से जा रही है? 3, 4, 0 से। आप सिंपल एक काम कर सकते हैं कि आप ये वाला जो वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन ले लीजिए। किस पे?
नॉर्मल वेक्टर के साथ। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले नॉर्मल वेक्टर निकालिए। नॉर्मल वेक्टर के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स का। ठीक है, तो देखो इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो देखो ये आपके पास आ जाएगा -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इसका मैंने क्रॉस किया 5k कैप के साथ क्योंकि ये तो 5k है। ठीक है, तो मैंने इसलिए डिटरमिनेंट से नहीं किया क्योंकि सिंपल 5k दिख रहा था मुझे। तो देखो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 15 और i क्रॉस k, तो k क्रॉस i क्या होता है, j होता है, तो k क्रॉस i कर दिया और माइनस एडजस्ट कर दिया। फिर ये देखो कितना आ गया प्लस 4 5 20, jk का क्या होता है i और k क्रॉस k 0 हो जाएगा। ये देखिए, तो ये आपका कौन सा वेक्टर आ गया, ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो वेक्टर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आप देखिए 0 4 0 है। तो 0 4 0 का इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन आपको निकालना है। तो प्रोजेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका इसके साथ। तो डॉट प्रोडक्ट करने में क्या आएगा, हमें एक्चुअली चाहिए मॉड ऑफ दिस कॉस थीटा, बट जब डॉट करेंगे तो मॉड ऑफ दिस कॉस थीटा तो आएगा, इसका भी मॉड आएगा, उससे डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसका डॉट किया तो डॉट करने से आपको कितना मिला 60। ठीक है, और इसके बाद इसके मॉड से डिवाइड अगर कर देते हैं तो इसका मॉड कितना आएगा, आप देखिए 15 और 20 में से सबसे पहले तो 5 कॉमन आ रहा है, फिर बचेगा 3j प्लस 4i, उसका मॉड कितना हो जाएगा, 3j प्लस 4i का मॉड आ जाएगा 5, मतलब 25 आ रहा है, इसका मॉड 25 आ रहा है 15j प्लस 20i का। ठीक है, देखिए ये आपके पास कितना आ गया अल्टीमेटली 12/5, ये प्रोजेक्शन आ गया है ना 12/5, और यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक दिमाग भी लग रहा था, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन भी यूज हो रहा था। तो इसमें ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा आज के सवेरे के शिफ्ट में जो ये पूछा गया था, क्योंकि पहले आपको इमेजिन करना पड़ा रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड क्या है, फिर उसके बाद उसके बॉडी डायगोनल के काम करना पड़ा, फिर आपको पैरेलल टू जेड एक्सिस पे आपको काम करना पड़ा, फिर आपने दोनों लाइंस के इक्वेशन लिखे और फिर आपने प्रोजेक्शन का कंसेप्ट लगाया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप इसे कंफर्टेबली कर सकते हैं क्योंकि हमने इसका प्रोजेक्शन ही तो लिया है नॉर्मल वेक्टर पे, राइट। ओके, फिर आते हैं 20th क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान की कैटेगरी में कहा जाएगा क्योंकि इसमें तो एक सिंपल सा एक रेशियो दिया हुआ है। तो 2nc3, देखिए 2nc3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और उल्टा लिख देता हूं। तो ये कितना आएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3, और ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो फैक्टोरियल 3 तो कट ही गया, देखो ये क्या आया 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, और फैक्टोरियल 2n माइनस 3 नलीफाइड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये एक्चुअली 10 दिया हुआ था, है ना, रेशियो आपको 10 दिया हुआ था, तो दिस इज इक्वल टू 10। तो देखो भाई ये n से n खत्म हो गया, और अगर आप यहां नोटिस करें तो ये जो n माइनस 1 है इससे ये 2 कॉमन निकाल लें तो n माइनस 1 कट जाएगा, और ये जो 2 कॉमन आएगा वो इस 10 को 5 बना देगा। ठीक है, तो अब आपके पास अल्टीमेटली क्या आ गया 4n माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 2 को आप यहां ले आइए तो 5n माइनस 10, राइट। तो यहां से कंफर्टेबली ऑब्जर्व किया जा सकता है कि n की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू 8 आ गई, फिर आपको ये निकालना है तो आप वैल्यू पुट करिए, है ना, और आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप की कैटेगरी में आया था, तो कैलकुलेशन भी काफी इजी है ना, 64 प्लस 24, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 64 माइनस 24, ठीक है, और प्लस 4, तो ये आपके पास आ गया 88, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 44, तो ये आपका नेट आंसर 2 आ गया। ठीक है, तो काफी ज्यादा आसान है ना, वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम्स में से एक आप कह सकते हैं। फिर आइए 21st क्वेश्चन। देखिए यहां पर आपके पास एक वेक्टर a दे रखा है और एक b और एक c, एंड d इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू b एंड c बोथ। देखो जैसे ही आपको ये पता चलता है कि d b और c दोनों के परपेंडिकुलर है तो आपको तुरंत समझ में आता है कि जो d वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b होगा, क्योंकि जो d वेक्टर है वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट। तो d इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, सॉरी,
मैंने गलत लिख दिया यहां पे, यहां लिखा हुआ है डी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। ठीक है, तो मैं इसे सही कर देता हूं। जो डी वेक्टर है वो बी और सी के परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी। ठीक है, अच्छा फिर आगे आइए, देखो ए डॉट डी आपको 18 दिया हुआ है। ए डॉट डी मतलब अगर आप इसका ए के साथ डॉट निकालेंगे तो देखो बी क्रॉस सी डॉट ए, बॉक्स बी सी ए हो जाएगा, या फिर बॉक्स ए बी सी, कुछ भी बोल दो, बी सी ए, साइक्लिक चल रहे हैं ना, ये बराबर 18 दिया है। देखो ये इक्वेशन आपको इनेबल कर रहा है कि आप लैम्डा कंफर्टेबली निकाल सकते हैं, क्योंकि बॉक्स एबीसी तो निकल ही आएगा, है ना। बॉक्स एबीसी कैसे आएगा, देखो आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 2 3 4, बी कितना दिया हुआ है 1 -2 -2, सी कितना है भाई -1 4 3, ये लो भाई, ये आपका बॉक्स एबीसी आ गया। इसे सिंप्लीफाई करिए तो देखो 2 के साथ कितना आ जाएगा -6, और कितना हो जाएगा -6 + 8 मतलब कि 4। 3 के साथ कितना आएगा, देखो 3 -2 यानी कि 1, तो ये -3 आ गया। और 4 के साथ कितना आएगा, देखो 4 -2 तो 2, तो 4 2 = 8। देखो भाई ये आपके पास आ गया, कितना आ गया 9 आ गया भाई, है ना, 9 आ गया। ये देखिए, तो जैसे ही आपको बॉक्स एबीसी 9 मिला, लैम्डा की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक है, लैम्डा 2 मिल गया, मतलब अपने को डी वेक्टर पूरी तरीके से पता है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ए क्रॉस डी निकालो भाई, है ना, ए क्रॉस डी निकालो, मतलब मॉड ए क्रॉस डी। तो पहले तो अपन ए क्रॉस डी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो ए क्रॉस डी, डी मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो वैसे मॉड है तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा ऑर्डरिंग क्या करनी है, तो लैम्डा तो 2 आ गया। फिर ए क्रॉस डी, डी कितना है बी क्रॉस सी, ये देखो ये कितना आ गया अपने पास ट्वाइस ऑफ, देखो ए डॉट सी आएगा पहले, ए डॉट सी वेक्टर बी, अगर आप ए का सी के साथ डॉट निकालते हैं तो देखिए ये कितना आएगा -2 + 12 मतलब कि 10, और +12, तो 10 + 12 कितना हो गया 22, तो ये हो गया ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी। तो अगर आप ए डॉट बी निकालेंगे तो देखो ये आएगा 2 -6 यानी कि -4, और -8, तो -4 -8 -12, तो ये हो गया +12 टाइम्स वेक्टर सी, ये देखिए। ठीक है, या फिर आप इसमें 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो ये आपके पास आ गया 4 टाइम्स 11b + 6c, ये देखिए। ठीक है, ये निकल के आ गया। और अगर इसको आप यहां b और c की वैल्यू डाल दें तो देखिए 11b + 6c कितना आया वो देख लेते हैं। तो आई कैप कितना आ जाएगा 11b + 6c में, यहां पे 11 आएगा और -6 यानी कि 5 आएगा। ठीक है, और जे कैप कितना आएगा -22 आएगा और +24 आएगा, राइट, तो यानी कि 2। और के कैप कितना आएगा, के कैप देखिए 11b, तो 11b में आपको -22 मिलेगा, और 6c तो +18 मिलेगा यानी कि -4, ये देखिए। ये आपका 11b + 6c × 4 आ गया। तो अगर आप इसका मॉड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 25 और 4 29, 29 और 16 कितना हो गया 45, 29 और 16 है ना 45, तो √45 इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, और ये 4 और है, तो 4 √45। अब आपको इसमें करना है स्क्वायरिंग, है ना, तो अगर आप स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये आपके पास आ गया नेट आंसर 16 × 45, और 16 × 45 कितना आ गया 720, ये देखिए। तो 720 आपका ये ऑप्शन फिट हो गया। यहां पर एक बात नोटिस करने वाली है, जितने भी अपन ने क्वेश्चंस लगाए, आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन देखने को नहीं मिला है। आप देखिए यहां पर, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, आप देखिए मेरे पास कैलकुलेशन का स्पेस ही ज्यादा नहीं है, एक ही स्लाइड है और इसमें आपका क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, और कहीं जो बची हुई जगह है वहीं पे मैं आपके सामने सॉल्व भी कर रहा हूं, और मैंने आपको सभी क्वेश्चंस, है ना, पूरा आंसर तक मैच कराया है। मतलब
कहीं पे भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, और देखिए इसमें भी नहीं है। 12th में भी देखिए एक सिंपल से 2-3-4 लाइनों में सवाल हो रहा है, इसमें तो कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं था। ये भी देखिए कैलकुलेशन 3-4 लाइन का कैलकुलेशन है। तो ये देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा इजी सिंपल 2 इनइक्वालिटी सॉल्व की थी। हाइट्स एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन के अंदर भी कोई कैलकुलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर भी आप देखिए सिंपल वेन डायग्राम है, कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन जरूर कैलकुलेटिव था, ऑल्दो जगह कम लगी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव इसे भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ रिलेटिवली कैलकुलेटिव था। और अगर अपन इसको देखें तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इसमें दिमाग लगना था आपका थोड़ा सा, और थोड़ा पेशेंस के साथ आपको सॉल्व करने की जरूरत थी। ये देखिए बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं था, और इस क्वेश्चन के अंदर भी ठीक ठाक ही कैलकुलेशन था। तो एक बात यहां से देखने लायक है कि जो क्वेश्चंस थे वो काफी डुएबल थे। कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपसे सवेरे की शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, जैसा कि यूजुअली जेई का मेंस का पैटर्न रहता है। तो आई होप आगे के जो शिफ्ट्स होंगे, आप में से जिन लोगों के भी वो बचे हुए एग्जाम्स हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड फॉर जेई एडवांस एज वेल। थैंक यू सो मच।